बहुत शुक्रिया संचालक महोदय, आपने अतिरिक्त जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है इन उम्मीदों की। मगर मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन का मकसद भी ये होता है कि जिन कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो जब इस तरह के मंचों पर एकजुट नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से और हिम्मत लेकर के लौटते हैं कि इस लड़ाई को अभी और आगे बढ़ाना है। इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस मंच पर जिस पर संविधान और सामाजिक न्याय की बात होनी है, संविधान के मूल शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर ये आयोजन हो रहा है और जिस जगह हो रहा है इसे यहां होना बहुत जरूरी भी है। खुदाई के वक्त में हम बुनियाद की बात करने के लिए यहां इकट्ठा हो गए और उस बुनियाद का नाम है भारत का संविधान। इस आयोजन करके सभी आयोजकों को मेरा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आप सबसे मिलने का मौका दिया, क्योंकि जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही होगी तब भी भारत जोड़ो अभियान चला। अब आजकल भारत खोदो अभियान चल रहा है और ऐसे वक्त में ये खुदाई सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बनकर के जिसके सामने आई है उसका नाम है भारत का संविधान। और हम संविधान बचाने वाले लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग खित्ते में, अलग अलग खेमे में, अलग अलग रंग में जो जहां इस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, आज वक्त का तकाजा है कि उसे न्यूनतम सहमति पर हर वक्त मोड़ पर ऐसे मंचों पर एक साथ बैठना होता है। और बात जब ऐसे लोगों की हो, जो ये मंच सजा है ये राजनीतिक नहीं है, वैचारिक मंच है, इसलिए राजनीति से ज्यादा बड़ा मंच है, इसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े कवि रहे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की एक लाइन मुझे याद आती है कि इस दौर में जब कोई नहीं सच बोल रहा है, एक तुझको ही क्या बड़ी, इस दौर में जब कोई नहीं लब खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है जो सच बोल रहा है। मैं संजय सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया कि इस तरह के तिरंगा शाखा के आयोजन में एक जो बौद्धिक और सामाजिक सम्मेलन सामाजिक न्याय और संविधान पर हो रहा है, इसमें आपके साथ शरीक होने का मौका मिला। और ये वक्त बहुत नाजुक है। जितनी बातें मुझे कहनी थी उसका एक हिस्सा नीरज भाई ने कह दिया और कई बार ये फायदा हो जाता है कि पूर्व के वक्ता वो बातें कह चुके हैं जो हमें कहनी थी। इनसे सारी बातों को सहमत होते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बच्चे यहां बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे होंगे, हम लोग भी बच्चे रहे, विद्यार्थी रहे। बचपन में हमने कविता सुनी थी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये उम्मीद थी कि जितने लोगों ने तूफान से दरिया पार करके इस मुल्क की कश्ती को हमें सौंपा, उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि इसे संभालना, और आज हम वहां खड़े हैं कि इसे संभालने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। जिस नायक की तस्वीरें आयोजन समिति ने लगाई हैं, ये पोस्टर जाते आते फोटो खींचकर इसका ले जाइएगा, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। इस तरफ लिखा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबसे अहम वाक्य जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो यही है कि इस लड़ाई की सबसे पहली बुनियाद है शिक्षा, इसलिए शिक्षित बने बिना संगठित होना मुश्किल है और फिर संघर्ष असंभव हो जाता है।
और इसलिए ये शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने का वक्त है। आप दूसरी तरफ देखेंगे उसी का एक एक्सटेंशन कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, और ये वाक्य इसलिए है क्योंकि आज इस देश में उनकी हुकूमत है जिनकी डिग्री आज भी पता नहीं है कि वो कौन सी डिग्री आखिरी उनके पास है। और जिनकी बात हम कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, उनके पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थी और 4 पीएचडी उन्होंने की थी, विदेश से पढ़कर आए थे, और 32 डिग्रियों में से एक भी डिग्री फर्जी नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्रियां। इसलिए वो शिक्षा की अहमियत जानते थे। उनके गुरु थे ज्योतिबा फूले, जो कहते थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय। एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार किए। हजारों साल के संघर्ष से एक सपना बना जिसका नाम भारत था। भारत भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीर के बीच में आने वाले जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। भारत एक एहसास का नाम है, एक ख्वाब का नाम है। हजारों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, हजारों रंग, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, परंपरा। हमारे यहां कहावत पूर्वांचल में चलती है सर, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। इस देश में एक रंग कभी रहा ही नहीं। किसी आदिवासी इलाके में चले जाएंगे तो एक अलग भारत नजर आएगा। किसी दलित बस्ती में आज भी चले जाइए तो वहां एक अलग भारत सांस ले रहा है। किसी गांव कस्बे में, सुदूर इलाके में चले जाइए, किसी और बस्ती में चले जाइए, रंग बदलेंगे, पहनावा बदलेगा, भाषा बदलेगी, संस्कृति बदलेगी, खान पान सब बदलेगा। उन सब को अगर किसी ने एक किया, जोड़ा, तो उस किताब का नाम है भारत का संविधान। उसी संविधान से ये भारत सबका भारत बनता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत एक जिंदा है, एक जिंदा तस्वीर का नाम है। यह हर पल बदलता रहा है। हजारों साल में इस भारत ने जितने मोती पिरोए होंगे, उनकी जब माला बनी तो उसका नाम भारत का संविधान है। क्योंकि इस संविधान में तथागत बुद्ध के विचार हैं, प्रज्ञा, शील, करुणा। प्रज्ञा का अर्थ ये बुद्धि। आजकल चाहते हैं कि बुद्धि इतनी कमजोर कर दी जाए, सोचने समझने की ताकत इतनी खत्म कर दी जाए कि आपको ये बताया जाए कि गोबर खाने से बीमारी दूर हो जाती है। आज के देश के विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों के सामने मुझे सबसे बड़ा खतरा ये नजर आता है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो उनके मुख्य द्वार पर बहुत बड़ा गोबर का ढेर हो जाएगा। उस गोबर के ढेर होने से बचाना है अपने देश के प्रज्ञाशील यानी बुद्धि विवेक को। जिस बुद्धि विवेक ने बताया कि गाय का बच्चा भी गोबर नहीं खाता, उसे पता है कि गाय का दूध पीने से आपका विकास होता है। इस देश को हमें गोबर खाने वाला देश नहीं बनने देना, और इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार अगर आज कोई है तो भारत का संविधान है। इस देश में जो सबसे बड़ा खतरा ये मेहनतकश लोगों के हजारों साल के सपने से बना। मैंने क्यों कहा कि संविधान में बुद्ध की आज भी, बुद्ध खुद आत्मा को नहीं मानते लेकिन भाषा के लिहाज से कहें तो बुद्ध की सांसें आज भी भारत के संविधान में मौजूद है। फिर विपरीत वक्त आया होगा तो कोई कबीर पैदा हुआ होगा। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तो चलती तो। बुद्ध के बाद कबीर की चेतना। कबीर ने एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की जिसका खतरा था मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। आप सोचिए, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर कैसा भारत बनाना चाहते थे? तर्क विवेक का भारत बनाना चाहते थे।
लेकिन उनको पता था कि संतों ऐसा जग बौराना, साच कहो तो मारन भावे झूठे जग कतियाना। और आज तो झूठों के सरदारों का राज चल रहा है। दुनिया में बहुत अच्छे और खराब नेता पैदा हुए होंगे, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा झूठा नेता पैदा करने का श्रेय इसी देश को जाता है। और उनके झूठ का सिलसिलेवार पर्दाफाश करते हैं। संजय जी बैठे हुए हैं, इसलिए बीच बीच में उनका जिक्र आ जाएगा। मेरी और उनकी कोविड के समय हम लोग जानते रहे, संघर्ष करने वाले लोग, और उनके बारे में जितनी बातें नीरज भाई ने कही, मैं उससे पूर्णतः सहमति दर्ज करता हूं कि उनके पास आज ये मादा है कि वो वहां पर खड़े होकर सदन में भी मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई का नारा लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ उसी सदन में खड़े होकर ये सवाल इस देश के हुक्मरानों से पूछ सकते हैं कि जो झूठा ओबीसी खुद को प्रधानमंत्री बताता है, उसने इस देश में ओबीसी और दलित का आरक्षण खत्म कर दिया है, और उसके सबूत इन्होंने सदन में खड़े होकर दिए। इसलिए हम इनका एक अपने से वैचारिक रिश्ता मानते हैं, ये किसी राजनीतिक दल का रिश्ता नहीं, उससे बड़ा रिश्ता है जब विचारधारा का रिश्ता बन जाता है। इसलिए इस मंच पे इन्होंने आयोजन किया कि ये सामाजिक न्याय और संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन दिन 6 दिसंबर के पहले हम यहाँ इकट्ठा होंगे। इसलिए मैं संविधान से बस आपको तारुफ करा रहा हूं। वो संविधान है क्या? उसमें कबीर हैं, उसमें रविदास हैं, उसमें पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह हैं, बाबा फरीद हैं, उसमें वो कहने वाले लोग हैं कि जितना भी पाखंड, अंधविश्वास, विभाजन, बंटवारा इस मुल्क का था, उसको बचाने वाले लोग इस मुल्क के आईन को बनाने वाले लोगों में शामिल हैं। किसी दक्षिण भारत में अय्यंकाली नारायण गुरु था, कोई पेरियार था, तो कोई उत्तर भारत में यहां पर खड़ा होकर के कोई बनारस कबीर पैदा हुआ, कोई रविदास हुआ, कोई चोखा मेला होते हुए महाराष्ट्र का फूले और शाहू जी महाराज हुए। वहां से होते होते एक कारवां समाजवादियों की तरफ आता है। ये सारे लोगों की आत्मा संविधान में है, क्योंकि इस देश का संविधान जब बना, उत्तर प्रदेश के लोगों, लखनऊ में ये कार्यक्रम हो रहा है, और मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं आयोजन समिति को कि ऐसी जगह चुनी है कि अगर थोड़ा जोर से बोल दे तो आवाज वहां तक तो पहुंची जाएगी जहां पहुंचाना भी जरूरी है। उनके सामने आंख में आंख मिलाकर ये कहने हम आए हैं कि जब इस देश में संविधान नहीं था तो इंसान और इंसान बराबर नहीं था। खटिया पर बैठने में भी जाति देखी जाती थी, रास्ते पर चलने में भी जाति देखी जाती थी, और ये जाति बनाई उन्होंने नहीं जिन्होंने इस जाति के नाम पर शोषण, अन्याय, अत्याचार सहा है। किसने बांटा? हम वहां खड़े होकर के उन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं जो चोला किसी और रंग का पहन करके अपने को बाबा कहलवाना पसंद करते हैं। हम यहां से कहना चाहते हैं कि इस देश में ऐसे किसी बाबा की जरूरत नहीं। इन बाबाओं के बिना ये देश चल जाएगा, लेकिन एक बाबा है जिसके बिना नहीं चलेगा, वो बाहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि आजकल तो नए नए और भी बाबा पैदा हो गए जो कविता, जो टेलीविजन पर जा रहे हैं। एक बाबा को मैंने देखा कि उसके सामने कोई गया और कहा कि बाबा मुझे पथरी हो गई है। उसने आंख बंद किया, कुछ पढ़ा और ऐसे कैंची चलाई। थोड़ी देर बाद कहा बच्चा का पथरी, तो देख के कहा बाबा गायब, बाबा की जय हो। बताइए, ऐसे बाबाओं से देश कराना चाहते? आप इस देश को वहां पहुंचाना चाहते? तो बताओ, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल यहीं उत्तर लखनऊ में है, और यहीं पीजीआई है। जाके देखना, सुबह 9 बजे 8 बजे इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम वहां लाइन लगाए हैं कि उनके घर का कोई बीमार हो तो उसको इलाज मिल जाए, और नहीं इलाज मिल रहा, लोग लाशों को अपने कंधों पर उठाकर वापस लौटने को मजबूर है। पढ़ाई खत्म, दवाई मिल नहीं रही, और आपकी जेब की कमाई खत्म कर दी। इसीलिए रोज ये धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। इसलिए संविधान खतरे में है, और संविधान बचाने का सम्मेलन ये आज के वक्त का सबसे जरूरी सम्मेलन बन गया। वरना इस देश को पाखंड और अंधविश्वास में ऐसे ही धकेला जाएगा, और लोग बहरूपिया बन के आएंगे कि धर्म के ठेकेदार हैं। मैं लखनऊ में उनको देख करके फिर कबीर को याद करता हूं कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब इसके आगे का खतरा आयोजन समिति समझे, और मैं कबीर को रेफरेंस में ले रहा हूं, कम से कम कबीर पर बैन तो नहीं लगा है, अभी इतना संविधान बचा है। तो जो कपड़ा रंगा करके योगी और बाबा बन जाए,
ऐसे लोगों को पहचानने का सलीका भी देने वाली किताब का नाम है भारत का संविधान। क्योंकि ये बात हम आपको कहने आए हैं कि आज खतरा इस बात का है कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि संविधान को खतरा है किससे। ये संविधान बना तो इसका बनने का क्रेडिट 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान सभा, सैकड़ों लोग बैठे थे, बहस हुई। उन सारे लोगों में से मुझे वाकया याद आ रहा है कि एक बार शुरुआत हुई कि इसका संविधान की प्रस्तावना किसी भगवान के नाम से होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग में 48 बनाम 65 के वोट से भगवान के नाम पर प्रस्तावना शुरू हो, ये प्रस्ताव हारता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, वो जीता है जिससे भारत का संविधान खड़ा होता है। हम हैं, हम मतलब हम एक हैं। तो हमको हम बनाने वाली किताब है भारत का संविधान। वरना इसके पहले हम जातियों में बटे थे, हम मजहब में बटे हैं, हम भाषा में बटे हैं, हम संस्कृति में बटे हुए। उसे जोड़ा किसी ने तो संविधान ने जोड़ा। और बांटा किसने? आजकल ये सब भी नारा लगाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हम पूछना चाहते हैं बांटा किसने? इस देश में जितने भी वक्त में जाति के नाम पर जहर बोया गया, मैं सवाल पूछता हूं कि वो जाति के नाम पर जहर बोलने वाला कोई मुसलमान था क्या? खटिया पर बैठने नहीं दिया जाएगा, सड़क पर चलने नहीं दिया जाएगा। जिस तालाब से जानवर पानी पी सकता है उससे भी जाति देख करके पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इसमें से कोई एक नियम बता दो जो किसी मुसलमान ने बनाया हो, जो किसी दलित ने बनाया हो, किसी आदिवासी ने बनाया हो, किसी सिख ने बनाया हो। किसने यह नियम बना दिया कि इंसान को इंसान से बांट दिया? उसके बाद इस देश में बराबरी के नाम पर लड़ाई लड़ी गई कि चलो जितना बटे थे हमने जोड़ने के लिए इस देश का संविधान कबूल किया कि अब हम अपनी खाइयों को पाटेंगे। उसके बाद इस देश में जब समाजवादियों का नारा आगे लगा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिस्सा कहां है? और उस हिस्से के लिए जब इस देश में नारे लगे, आप कल्पना करिए ये देश बना कैसे है। इनको न शिक्षा का पता, न पढ़ाई का पता। जिस देश का राजा पढ़ा लिखा नहीं होता है वो कलम और किताब पर भी जीएसटी लगा देता है। इसलिए ऐसे वक्त में शिक्षा बर्बाद हो रही है। और कम से कम संजय सिंह जी जिस पार्टी से आते हैं उसकी इस बात के लिए तो मैं भी तारीफ करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में जहां मैं रहता हूं शिक्षा को लेकर के वो चेतना तो जगाई है कि गरीब का बच्चा भी एक अच्छी शिक्षा पा करके एक अच्छे स्कूल में जा रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 27,000 डिग्री कॉलेज स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया। आधे बंद हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति पहले बंद हो चुके हैं, पहले वो 23,000 बंद हो चुके हैं। और सर मैं गया कई राज्यों में, महाराष्ट्र में पता चला कि 52,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश में 27,000 28,000 स्कूल बंद कर दिए गए। इस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां वहां उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद किया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे पास कितना पैसा? इसलिए क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो आप जागरूक होंगे नहीं। और इस जागरूकता से बचाए रखने के लिए मेरे पिता कॉमरेड थे, आजमगढ़ के इलाके में रहा करते थे। और उस जमाने में समाजवादी नेता किशन पटनायक के वो शिष्य हुआ करते थे। और उन समाजवादियों की लड़ाई थी कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और पढ़ाई मुफ्ती हो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यहाँ नारा लगा हुआ है। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों ने लड़ाई किस चीज की लड़ी थी? शिक्षा और सम्मान की लड़ाई। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत, रोटी। रोटी की लड़ाई और इज्जत की लड़ाई, बराबरी और सम्मान की लड़ाई। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हमारे लोगों ने किया। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जन राज नहीं। वो लड़ाई पुरानी हमारे यहाँ तक चली आई। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। वो लड़ाई आज कहाँ खड़ी है? सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, ये नारा लग करके ये भारत यहां तक पहुंचा था। और अब तो शिक्षा के नाम पर कोई बात ही नहीं होती।
ताकि अनपढ़ और गंवारों की भीड़ पैदा हो जाए जो किसी मस्जिद पर खड़े होकर के झंडा उतारे और अपना झंडा लगाए और इसी के नाम पर वहां गोली चले, पत्थर चले और गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े और मजलूम का बच्चा मारा जाए और इनके भाजपाइयों के बच्चे सब विदेश में पढ़ाई करने चले जाए। और अगर आप गृह मंत्री हैं तो आपका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े पहले बीसीसीआई का चेयरमैन बने, फिर आईसीसी का चेयरमैन बन जाए, और यहाँ गरीब का बच्चा कहां जाएगा? जितने लोग दंगाई माहौल बनाना चाहते हैं इस देश में, इस दंगे को रोकने का एक अस्त्र आपके पास है जिसका नाम है भारत का संविधान। इसी संविधान का विरोध किसने किया, उस इतिहास को आखिर मैं आपसे साझा जरूर करना चाहता हूं ताकि वैचारिक दुश्मन पहचान में आए। इस संविधान का विरोध जिस दिन 26 नवंबर 1949 को इस देश ने अपना संविधान अंगीकृत किया, 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का पत्र ऑर्गेनाइजर एक लेख छापता है कि ये भारत का संविधान तो हम स्वीकार ही नहीं करते क्योंकि इसमें मनुस्मृति का कोई योगदान ही नहीं लिया गया है। ये सबसे बड़ा खतरा इस देश के ऊपर है कि उनके जहन में मनुस्मृति है और वो चाहते हैं कि मनुस्मृति से ही ये देश चले। इसीलिए तो नारा लगाया था अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। और मैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश वालों को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को आप इसके लिए क्रेडिट दे दिए कि संविधान बदलने का मंसूबा पालने वालों को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और 240 पर रोक दिया गया। उससे भी बड़ी बात, अयोध्या हार गए। और इस वाक्य को हर बार बोला करिए अगले 5 साल के लिए। आपको यहाँ के उत्तर प्रदेश वासियों ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। पहलवा जादू टोना सब चलता था तो ताबीज दिखा दी जाती थी कि भूत प्रेत नहीं आएंगे। आजकल अखिलेश यादव जी जब बैठते हैं सदन में तो अवधेश प्रसाद को वहीं बगल में बैठाए रहते और वहीं सामने वो नजर आते रहते। ये अयोध्या हारा हुआ आदमी। ये सबूत है इस मुल्क की तासीर का कि अगर तुम नफरत की बुनियाद पर मजहब का फसाद फैलाओगे तो इस मुल्क की आवाम 3 दशक की सांप्रदायिक राजनीति में भी तुमको अयोध्या हराकर ये पैगाम देगी कि नफरत इस देश की बुनियाद में नहीं। इसलिए आखिर में मैं कहना ये चाहता हूं, मजहब खतरे में नहीं है, मजहब खतरे में नहीं है। इस देश में संविधान ऐसे खतरे में है कि एक तरफ लेटरल एंट्री, संजय जी बैठे हुए, मैं फिर से बधाई देता हूं, लेटरल एंट्री का सवाल, एनएसएस का सवाल, प्राइवेटाइजेशन का सवाल हो, रिजर्वेशन का सवाल हो, जितनी भी बार आप सदन की प्रोसीडिंग देखेंगे आप उनको यहां पर बोलते हुए सुनेंगे कि कैसे इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक मारे जा रहे और उस पर चर्चा न हो, शिक्षा पर चर्चा न हो। इसलिए रोज संविधान खतरे में बताया जाता है। और आजकल अब मैं आखिर में एक छोटा सा किस्सा सुना देना चाहता हूं जिसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा और क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है। कल रात मैंने एक सपना देखा और सपना ये देखा कि एक जगह खुदाई हो रही है। आप मेरे व्यंग को समझ जाएं तो इसी में मेरा पैगाम है। ये देश मनुस्मृति का देश न बने, भारत के संविधान का देश बने, इसके लिए ये आयोजन है। इसलिए आज की तारीख में अगर आप मजहब को मानते हैं तो मानिए, जिस भी धर्म को पूजते हैं तो पूजिए। एक गुजारिश यहां से लेकर जाइएगा कि अपने घर में संविधान की एक कॉपी जरूर रखिएगा और उस पर बातचीत करिए। मुझे लग रहा है वहां से लड़ाई का आगाज हो जाएगा और न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। जहां 10 में 5 बातें अगर हमारी मेल नहीं खा रही, कोई बात नहीं, 10 में 5 जगह हम अगर एकजुट हैं कि इस देश का प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने के लिए, तो उस प्रेम्बल के लिए एक हो जाए जिसमें हम एक धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ देश बनाना चाहते हैं। अब आखिर में मैं अपना सपना सुना करके आपको जाना चाहता हूं, क्योंकि सपने देखने का काम प्रधानमंत्री जी तक ही थोड़ा है। आप झूठ बोलने का काम वहां हो सकता है लेकिन यहां से तो सच बोला जाएगा, लेकिन सपना जो देखा वो तो बताया जाएगा। इस बात को कहना कि मैं सपने में जब गया तो वहां देखा कि खुदाई हो रही है। जब खुदाई हुई तो सबसे पहले मैंने देखा एक तस्वीर कि कहा गया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, खुदाई करना है। खुदाई शुरू हो गई और थोड़ा गहरी खुदाई होते चली गई तो पता चला उसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति का अवशेष नजर आने लगा।
उसमें बुद्ध नजर आने लगे। थोड़ा और खुदाई हुई तो मूर्तियों के बाद कुछ और चीजें मुझे नजर आई। मुझे वो सड़क नजर आई जिस पर इस देश के दलितों को चलने का अधिकार नहीं था, और ये अधिकार किसी मुसलमान ने नहीं छीना था। इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन के लागू होने का विरोध एक भी मुसलमान ने नहीं किया था। पहचानिए कि आपका वैचारिक शत्रु है कौन। इस देश में आरक्षण विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में होगा, इसका विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया था। इस देश में जब भी सामाजिक न्याय की बात होगी तो वो विरोध उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुझे एक बैलगाड़ी मिली जिस पर अय्यंकाली चलकर क्रांति कर रहा था 1902-3 में, जिस सड़क पर चलने से दलितों को रोका गया। उस बैलगाड़ी के बाद और खुदाई हुई तो मुझे मिला एक दरबार जिसमें एक राजा बैठा हुआ है। वो राजा अपने दरबार में जाति जनगणना कराता है जिसका नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज। वो चाहता है कि इस देश में सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिल जाए। फिर और खुदाई हुई, उसके नीचे कोई कबीर मिला, वो जुलाहा जो अपना तन्ना बन्ना काम कर रहा था, उसने भी ये बात कही। उसका पैगाम मिला, किसी रविदास की जूती मिली, किसी दादू दयाल का एक पात्र मिला जिसमें वो लोटे में लेकर के पूरे पूर्वांचल के इलाके में घूम घूम करके संत आंदोलन को चलाया करते थे। वो भारत की बुनियाद में मुझे जितने गहराई जाते गए उतना कोई न कोई मिलता गया। और खुदाई हुई तो कोई गुरु नानक मिला जिन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहब में वो सारी मानवता के मूल्य पिरोए थे जो इस भारत की बुनियाद में थे। थोड़ा और खुदाई हुई तो वो खुदाई और गहरी गई। कोई अलवार, कोई नैनार, कोई सिद्ध, कोई नाथ परंपरा का कोई योगी, कोई ऋषि मुनि आया जो इंसान को इंसान के बराबर समझने की बात किया करता था। और जब खुदाई हुई तो वहां फिर आखिर में एक राजा मिला जो फकीर था। वो राजा 10 लाख का सूट पहने हुए था। वो राजा 1.5 लाख का चश्मा लगाया हुआ था। वो फकीर के पास एक झोला था जिस झोले में उसने इस देश के गरीब कमजोर बच्चों की शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, नौकरियां, सम्मान और अधिकार को अपने झोले में भर लिया था और उसे अपने देश के पूंजीपति दोस्तों को बेच रहा था और ये कह रहा था कि देखो तुमको मजहब की बुनियाद पर मैंने लड़ा दिया, देखो तुमको जात पात के नाम पर बांटा हमने, लड़ाया हमने, लेकिन इस देश पर हुकूमत आज भी हमारी चल रही है। और खुदाई अंत में जब पहुंची तो वहां पर चल करके मुझे इस मुल्क का सबसे पुराना दस्तूर, सबसे पुराना सैंधव घाटी सभ्यता का एक मुहर मिली जो चीख चीख करके कहती रही कि ये मुल्क ऐसे फसादियों के हाथ जलने से, ऐसे नफरतियों के हाथ जल जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क वापस लौटेगा, संविधान को बचाएगा, गरीब कमजोर को इस देश की बुनियाद में मजबूत करेगा, क्योंकि हजारों साल के शोषण और अन्याय से यहां तक पहुंचा है, आगे भी उसी से लड़कर पहुंचेगा। मैं जाते जाते इस खुदाई के वक्त में बुनियाद से भारत के संविधान की बात करके जा रहा हूं और वीरेंद्र डंगवाल की कविता आप गांव तक लेके जाना। वो गांव की कविता कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। लेकिन वीरेंद्र डंगवाल ने जो बात कही कि आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन की बात नहीं, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखा ही देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद। फिर मिलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद और उल गुलाम जिंदाबाद।